नमस्कार दोस्तों। अपना ये पाठ चल रहा है जलवायु, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है भूगोल की, ठीक है ना, भूगोल की। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु, ये यहाँ तक तो पढ़ लिया अपन ने। मानसून या मौसम, मौसम की उत्पत्ति हुई है, मौसम की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द है मौसम से, ठीक है। और जलवायु किसे कहते हैं? समयावधि 30 वर्ष, समयावधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्था तथा विविधता का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, ठीक, बताता है। फिर है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुल स्थानों का भाग, कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीमीटर से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री से सेंटीमीटर रहता है। कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीमीटर तक हो जाता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब है क्या, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। किसकी ओर ध्यान दें? वर्षण की ओर ध्यान दें। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के। वर्षण का मतलब है वर्षा। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता, मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लद्दाख में भी कम होती है बरसात भाई। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जून से सितंबर, ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, जून से सितंबर। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अक्टूबर एवं नवंबर। कहाँ? तमिलनाडु में अक्टूबर एवं नवंबर में, और अधिकांश भागों में जून से सितंबर। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या वस्तुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलौर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तराई क्षेत्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात होती है, इस वजह से। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से यहाँ बरसात होती है तराई वालों में, इस वजह से ढाल वाली छतें होती है। असम में प्राय कुछ घर बांस के खम्भों, शिल्ट पर क्यों बने होते हैं? असम में क्योंकि वहाँ कीड़े मकोड़े और बरसात का पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से अपने को ऊपर उठा के रखते हैं घर को। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलौर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्राय कुछ घर बांस के खम्भों, स्टील पर क्यों बने होते हैं? जलवायवीय नियंत्रण। जलवायवीय नियंत्रण
किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं। कितने? 6। ये आ चुका है क्वेश्चन। बताइए जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कितने हैं? 2, 5, 7, 6, 8, 6। अक्षांश, तुंगता ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। दोबारा देख लें। अक्षांश, ऊंचाई तुंगता, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार, अब आप समझ में, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से, है ना, विषुवत वृत्त से, जैसे कि ये है विषुवत वृत्त, ये ग्रीन बीच रेखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, यानी कि धरातल से ऊपर की ओर जाता है। जब किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। हम लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, क्या कहते हैं इसे? महाद्वीपीय अवस्था। बताइए निम्नलिखित किसे महाद्वीपीय अवस्था कहा गया है? गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म तथा ठंडी जलवायु बहती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशाएं समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, देख, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली, जैसे कि ये समुद्र से, तो समुद्र से तट की ओर, इधर तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। भाई जैसे कि अगर ये जो समुद्र की ये जो हवाएं हैं इनका बहाव जैसे कि इधर है, समुद्र से तट की ओर है, तो ये जो तट है ना, यहाँ की जलवायु पे प्रभाव, यहाँ की जो हवा है उनका फर्क पड़ेगा, चाहे ये ठंडी हो चाहे वो गर्म हो। वही बात समझ में, जलवायु प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएँ बहती है, ठीक है ना, समुद्र में कोई ठंडी या गर्म जलधाराएँ बह रही है, उनका फर्क पड़ेगा। वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब यह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है? विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है? विश्व के अधिकतर मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय भागों में। उपोष्ण उपोष्ण मतलब ठंडा प्लस गर्म, वो है उपोष्ण। कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है? ठीक है भाई, मरुस्थल ज़्यादातर कहाँ हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर।
इसके अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चावच किसे कहते हैं? उच्चावच से आप क्या समझते हैं? ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। दोबारा से, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन ढाल जैसे कि ये पर्वत है ना भाई, ये पर्वत है तो इधर से हवा आ रही है ना, इधर से हवा आ रही है तो यहीं बरसात होगी, यहीं होगा कुछ होगा जो। अब ये पवन विमुख भाग ये है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश कौन है? अक्षांश कर्कवृत देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत के दक्षिण में स्थित है। ये कच्छ से यहाँ मिजोरम तक जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। कर्कवृत के ऊपर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है, यानी कि गर्म ठंडा। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। ठीक है भाई। अक्षांश फिर ऊंचाई है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को मध्य एशिया से, ठीक है ना, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। 1 मिनट। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एक अक्षांश है, एक ऊंचाई है ना, वायु दाब एवं पवन है और ऋतु में आ गया अब तो ना। जब ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। वो कैसे देगा क्वेश्चन? वो ऐसे देगा, बताइए निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायु दाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के ऊपर उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। किसमें? व्यापारिक पवनों। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस वलय के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध है ना, ये विषुवत रेखा है। जब इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। ऐसे याद कर सकते हैं। अगर 16 हाथ है ना तो उत्तरी गोलार्ध है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी तरफ और दक्षिणी से बाईं ओर उल्टा सिस्टम है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। दाहिनी ओर, ये बाईं ओर कुछ ऐसे है। जब उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। बताइए, जो पवनें हैं वो भारतीय महाद्वीप में बहती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध से किस ओर बहती है? यहाँ पर निम्न कौन सी कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। यहाँ समझने में दिक्कत आ रही है भाई। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, ठीक है। शीत ऋतु में यानी कि जाड़े में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है ना। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले यानी कि कम घनत्व वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारत। चित्र दे रहा क्या है? क्या चित्र तो नहीं दे रखा यार। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। उच्च दाब का मतलब होते हैं घनत्व को, आई बात समझ में, यानी मस्का वगैरह, ठीक है ना, भारी होती है हवा। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। गर्मी के दिनों में वायु की दिशा गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी
दिशा में बढ़ते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है। उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। जब ये क्वेश्चन आता है बार बार, अपने यहाँ वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से। ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यदि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। ऋतु। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। तटीय, हाँ, समुद्रों के जो आसपास है ना, वहाँ पे एक जैसा ही मौसम होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है बस, बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है। वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। मुख्य 4 ऋतुओं को पहना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। सही है। ये ऋतुएं आई बात समझ में, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून का आगमन और वापसी, है ना, शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है ना, यानी कि 14 नवंबर रख लें, 14 नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी तक रहती है। ठीक है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये बताइए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं उनकी दिशा है स्थल से समुद्र की ओर। ठीक। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, यानी कि ऐसे समुद्र से स्थल की ओर। ठीक। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है
उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवन शीतल तथा परिवर्तित होती है। दोबारा देख लो भाई, देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवन शीतल तथा परिवर्तित होती है। पूर्वी दिशा से आती है जो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। एक मिनट। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। समझ में नहीं आ रही बात, पकड़ से बाहर जा रही है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में, ठीक है, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम है ना भाई। मान ली जाए ये अपना भारत है या फिर ये अपना भारत है ना, ये अपना भारत है छोड़। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम है ना, पश्चिम अपने भारत देश की बात हो रही है। पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शायद ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उससे वहाँ से जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना मौसम, उसके बारे में बात कर रहा है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वहाँ प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक है भाई। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च अप्रैल मई यार जून तक होती है यार। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से मई ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात के तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्य 85 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है।
तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब कमी होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कमदाब का लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस कृत के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान शाम धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी है ना, पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में ये बताइए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कहाँ वर्षा होती है? कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। यहाँ पर ये बताइए पूर्व मानसूनी वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक एवं केरल में, और ये हो रही है ग्रीष्म ऋतु के अंत में। ठीक है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आई बात समझ में? जब आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में, ठीक है, कब हो रही है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में। आम्र वर्षा, आम जल्दी पक जाते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंत में। कहाँ? कर्नाटक केरल में। काल वैशाखी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, ये होती है वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, आम्र वर्षा कर्नाटक केरल। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध की ये दक्षिणी गोलार्ध की कहाँ हो रहा है? उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यहाँ उत्तरी निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें असम बाड़े एरिया को छोड़कर, है ना, देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे मानसून की जो घटना घटित होती है उसके बारे में बता रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में, कहाँ? पश्चिम घाट कहाँ है? ये पश्चिम घाट के पवन भूमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पवन विमुखी भागों में, जैसे कि कोई पर्वत है तो इधर हवा आ रही है पवन विमुखी,
तो ये जो एरिया है ना जहाँ से हवा इधर से नहीं आती है, यहाँ पे करता है। पवन मुखी भागों में, नहीं पवन मुखी है, पवन विमुखी नहीं है। पवन मुखी भागों में, हाँ जब यहीं की बात कर रहा है, पर्वत से टकराती है हवा, पर्वत से टकराएगी तो यहाँ होगी, यहाँ की बात कर रहा है। पवन विमुख का मतलब होता है यहाँ पीछे। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। उत्तर पूर्वी भागों में होती है। काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसराम विश्व के सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। दोबारा देख लें। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है ना। काशी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। क्या? मानसराम। मासेन राम है, मैं गैल मत कर देना भैया। मासेन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की मतलब इधर से इधर। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। ये विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। ठीक। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, यानी कि केंद्र की बात कर रहा है मानसून। तो भाई जहाँ पे केंद्र रहेगा वहीं तो ज़्यादा बरसात होगी। तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता, यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक दोबारा से है ना भाई, मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय, यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भागों को पार कर जाता है। यह गर्त के निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण अक्टूबर और नवंबर
तरफ सूर्य के आवासीय गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। आई बात समझ में? अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आगमन आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। ऐसा है यानी कि मस्का पड़ता है भाई। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? क्वार की उमस। क्वार कार्तिक आगैन। जब ये कौन सा महीना होगा? ये शायद क्वार कार्तिक आगैन पूस माघ फागुन चैत, पता नहीं यार क्वार किसको बोलते हैं। जैसे कि भाई शायद सितंबर है या अक्टूबर है। क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में माउंटेन विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेग्माइट एवं स्टेग्माइट और स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था है ना, निम्न वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर यानी कि यहाँ से हटके उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। कहाँ? गोदावरी कृष्णा कावेरी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाहों से होती है। कोरोमंडल तट का ध्यान रखना भैया, ये पूर्वी तट पे है कोरोमंडल तट, यहाँ पश्चिम पे है मालाबार तट। कहाँ से होती है? उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाहों से होती है। वर्षा का वितरण, ठीक है भाई। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर में वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी भारत
किंतु पश्चिमी राजस्थान वर्षा का वितरण है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 60 सेंटीमीटर। अच्छा, 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्वी में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्र 1 मिनट यार। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण के पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षों की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र बताइए, निम्न कौन से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं? राजस्थान, गुजरात। वृष्टिछाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। पश्चिमी घाटों के राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टिछाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। आई बात समझ में भाई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में देख लेंगे। मानसून एकता का परिचय। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से इधर से गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है।
विशेष लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशेष लक्षण है। असमान वितरण, अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, उसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार महोत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन बढ़ेगा यहाँ से शानदार। फ्रीजिंग कश्मीर, ए डे मुंबई वन फॉरगेट, गेट रेडियो डिस्प्यूटीज, चेन्नई पे 2022 द ईयर ऑफ द सुनामी 2005, टर्न आउट ऑफ द विश ईयर ऑफ रेन एंड द फ्लड इन तमिलनाडु 2004-5 and 5 feverious spell in the last to begin cyclone that week and before hinting the cast and the rain gods as Tamil Nadu for October or December, which almost every district Dorbaned October to December. After 2 days waiting cold, sun shining, especially persist, winter after western wind area in. ये है भाई साहब, क्या है इसमें? वार्षिक वर्षा है, यानी कि 400 से अधिक, इसको इतना कर लेते हैं 400 से अधिक वर्षा हो रही है ये पश्चिम तट पे, ये एरिया में, मालाबार वाले तट पे है ना, और असम में है। इन दो एरिया में ही है, एक तो असम में, ये इधर पूर्वी साइड में, और इधर ये पश्चिम साइड में, पश्चिम तट में। फिर 200 से 400 इसके जस्ट बाद में है ये 200 से 400, और इसमें भी ये यहीं है, इसमें ज़्यादा है 200 से 400 पूर्वी। फिर है 100 से 200 ज़्यादा है भाई, ये भी इसके बाद में ही है यानी को तो, ठीक है ना, एक लेयर है एक तरह से, ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसे 400 से 200 से 400, 200 से 400 के बाद 400, 200 400, 200 400 के बाद में 100 से 200, 100 से 200 का काफ़ी एरिया है। पूर्वी इलाका है देखा जाए तो, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण उत्तर पूर्वी, पश्चिम में कम है, ठीक, दक्षिण पश्चिम उत्तरी में कम है, ये गया ही। फिर 60 से 40 है ना, 60 से 40, इसके बाद में 60 से 40 है भाई साहब, प्रायद्वीपीय और पूर्वी, ये 60 से 40 है, ये 60 से 40, 60 से 40, ये बीच में ज़रूर कम आ गया है ये,
ये कौन सा है, ये शायद ये है 40 से 60 है ये। ठीक, फिर 20 से 40 और 0 से 20, 20 से 40 और 0 से 20। इधर भी है ये, यहाँ कम होती है भाई, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख वाले एरिया में। ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूँ बढ़ रही है वर्षा की मात्रा, यूँ घट रही है। बीस से 40, जब ये तो हो गया 100 से 200, और ये हो गया 60 से 40, और शायद ये 40 से 60 है, बाद में 20 40 और 0 20 है। अब ये क्या है, मानसून का अंत है ये, नीचे से देख। आ, 15 दिसंबर, अंत की बात कर रहा है ना, मानसून का अंत। जब तिरुवनंतपुरम है ना, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर है, फिर यहाँ 1 दिसंबर में हो जाता है समाप्त, और यहाँ हो जाता है 15 नवंबर में, है ना। फिर ये 1 नवंबर है, फिर 15 अक्टूबर है भाई, 15 1 नवंबर, 15 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये ऐसे उसरती जाती है, यानी कि यूँ जाती है ये। ठीक, तो सबसे पहले समाप्त होएगा कहाँ, सबसे पहले समाप्त होएगा भाई साहब, ये हो रहा 1 सितंबर, पश्चिमी राजस्थान, 15 सितंबर है ये, है ना, 15 सितंबर हो रहा है यहाँ पे, 15 सितंबर, यानी कि ये जो एरिया है ना, ये इसका एरिया के बीच में जो मानसून है वो 15 सितंबर के बीच में समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में ये 1 अक्टूबर है, ये वाला पूरा एरिया 1 अक्टूबर है भाई। ठीक, ये 1 अक्टूबर है ना, ये 1 अक्टूबर है। फिर 1 अक्टूबर के बाद में मुंबई, भोपाल, नागपुर, अहमदाबाद, लखनऊ। अब फिर ये 15 अक्टूबर है यहाँ, फिर नवंबर है, फिर 15 नवंबर है, फिर 1 दिसंबर है, फिर 15 दिसंबर है। ये मानसून का समापन है भाई। मुंबई, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, शिलांग, इम्फाल, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, श्रीनगर। ठीक, 1 सितंबर, 15 सितंबर, 1 अक्टूबर, और ये है 15 अक्टूबर। फिर 1 नवंबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। ठीक,
उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में वर्णित स्थानों तथा ऋतुओं के नाम बताइए। मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए। वस्तु स्थिति अध्ययन के दृष्टिकोण बाढ़ एक विपदा का मूल्यांकन करें। अब करते हैं क्वेश्चन देख। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? मौसिनराम है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू। लू। और भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में, है ना भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे और क्या। जब शीत ऋतु की विशेषता है गर्म दिन ठंडी रात है, ये है। ठंडा दिन ठंडी रात है, ठंडा दिन गर्म रात है नहीं, गर्म दिन क्योंकि साफ मौसम होता है ना, और ठंडी रात है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? दैनिक तापमान किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्यों? लद्दाख में ज़्यादा होता है दैनिक तापमान। चाहे मानसून हो या ना हो, कुछ फर्क पड़ता है लेकिन इतना बदलाव नहीं आता है। और वो प्रायद्वीपीय भारत है और ये पूर्वी और पश्चिम तटीय प्रदेश है, इनमें भी तो एक जैसा ही तापमान होता है, चाहे उत्तरी भारत में कितनी भी सर्दी पड़ रही हो। भाई समझ में, 2, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, लेकिन यहाँ तापमान बराबर रहता है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? जानते हैं मालाबार तट कहाँ है? ये पूर्वी तट है, ये पश्चिम तट है। जब मालाबार तट है, ये आई बात समझ में, पश्चिम में, ये कन्फ्यूज करेगा हमेशा। मालाबार तट, कोरोमंडल तट। मालाबार तट पर वर्षा होती है। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, चलने को तो मानसून चल रहा है, आई समझ में, लेकिन क्या है कि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो जैसे कि इसका अक्ष यानी केंद्र इधर गया तो यहाँ ज़्यादा बरसात होगी, यहाँ पे मौसम साफ तो नहीं होगा, बादल वगैरह होते रहेंगे, छुटपुट बरसात होगी, लेकिन भारी बारिश नहीं होती है। यहाँ पर बिना बारिश के भी रहता है, रह जाते हैं कुछ दिन, 2, 5, 7, 8, 10 दिन, क्योंकि यहाँ होती रहती है। अगर इसका अक्ष यहाँ हो तो फिर यहाँ होने लग जाती है, ऐसे है। मानसून को परिभाषित करें। मानसून विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? कारण बताएं। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? पूर्व से पश्चिम। भारत कारण बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है ना? भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, कारण बताइए। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? कारण बताइए। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं, कारण बताइए। राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, कारण बताइए। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विविधताओं को उदाहरण से समझाइए। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। मानचित्र कौशल।
भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में एक विशेष मौसम में कौन से गाने, नृत्य, पर्व एवं भोजन संबंधित है। क्या भारत के दूसरे क्षेत्रों से इनमें से कुछ समानता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उनके क्षेत्रों की जलवायु दशाओं तथा त्वचा का कोई संबंध है। शेयर करने के लिए विषुवत वृत्त से उनकी दूरी के क्रम में, समुद्र तट से उनकी ऊंचाई के क्रम में, सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान, 2 शुष्कतम स्थान, सर्वाधिक समान जलवायु वाले 2 स्थान, जलवायु में अत्यधिक अंतर वाले 2 स्थान, लौटती हुई मानसून से प्रभावित 2 स्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक, और 2 शुष्कतम राजस्थान और लद्दाख, मौसिनराम, और एक कौन सा है ना, समुद्र से उनकी ऊंचाई के क्रम में कश्मीर होगा शायद। लौटती मानसून प्रभावित 2 स्थान, संपूर्ण भारत सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने, सितंबर, जुलाई और अगस्त सितंबर है शायद, निम्नलिखित नहीं जुलाई अगस्त होगा शायद। निम्नलिखित महीनों में सर्वाधिक गर्म 2 महीने, मई जून। अब ज्ञात कीजिए तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है। तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है। ठीक, जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है। तिरुवनंतपुरम है ना तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि उनका अक्ष अब यहाँ आ जाता होगा, इस वजह से। पहले वे उत्तरी इलाकों में चल जाता है अक्ष यानी केंद्र। जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि उस समय केंद्र जुलाई में होता है। जुलाई से जाने के बाद में जो जो मानसून जाता है नीचे धीरे धीरे, इसी प्रकार अब ये जुलाई तो मई जून जुलाई, जून की बात आ रही है ना, हाँ तो जून जुलाई अगस्त सितंबर कुछ ये मानसून के महीने होते हैं। केंद्र की वजह से मानसून का जो जहाँ पे अक्षीय केंद्र होता है वहीं ज़्यादा बरसात होती है। ठीक, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है। शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है। शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है। कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है। कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है। इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है। जून में दिल्ली से जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है। दिल्ली में जोधपुर से अधिक वर्षा क्यों होती है। अब सोचिए ऐसा क्यों होता है। तिरुवनंतपुरम की जलवायु सम है। देश के अधिकतर भागों में मानसूनी वर्षा के समाप्त होने के बाद इस चेन्नई में अधिक वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में मानसून वर्षा के समाप्त होने के बाद ही चेन्नई में अधिक वर्षा होती है। जोधपुर की जलवायु उष्णमंडलीय है। लेह में लगभग पूरे वर्ष मध्य वर्षा होता है। दिल्ली और जोधपुर में अधिकतर वर्षा लगभग 3 महीनों में होती है, लेकिन तिरुवनंतपुरम और शिलांग में वर्ष के 9 महीनों तक वर्षा होती है। नौ महीने तक वर्षा होती है। आई बात समझ में। यह है वही तालिका। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वार्षिक वर्षा। तापमान है ना बेंगलुरु
88.9। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी बराबर है बात। ऐसे समझ बेंगलुरु की। और मुंबई में तो देख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मान ले वो बराबर है 183। तापमान, सुन तो सही बात मेरी, ये नीचे वाला वर्षा है यार, ऊपर वाला तापमान है। जब इसमें तापमान तो सेम है, तापमान में कोई समस्या नहीं है। वर्षा हो रही है बेंगलुरु में 88.9। जब सबसे ज़्यादा किस में हो रही है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। आएगा समझ में बेंगलुरु में। और मुंबई में कब हो रही है? ये देख, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 183 सबसे ज़्यादा होती है कब? जुलाई में। फिर कोलकाता, तापमान तो बराबर है, तापमान कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा है सबसे ज़्यादा 29, 33, 34, 25। 29, 33, 34 कौन सा है? यानी कि जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में ज़्यादा हो रही है इसमें कोलकाता। और ये दिल्ली है, ये हो रही है किस में? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक। फिर जोधपुर है, जब जून 3, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर में कम है। ठीक। 36। चेन्नई, चेन्नई में लगभग बराबर है, लेकिन ये 30 और 35 ये कौन सा है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर है भैया, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में भी है अक्टूबर और नवंबर। चेन्नई। नागपुर, नागपुर में है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है ना। शिलांग, शिलांग में 225। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में हो रही है 30 सबसे ज़्यादा, यानी कि जून में। फिर तापमान, लेह में कोई फर्क नहीं है, बराबर है। इसमें माइनस है किस में? जनवरी, नवंबर में। आई बात समझ में? तापमान बहुत डिफरेंट है, ये माइनस जा रहा है ये लेह में। 855, 181, 225, 124, 128, 36, 67, 182, 83, 88 सबसे ज़्यादा हो रही है शिलांग। ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा है अपन ने। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।